हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आज हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता है कि आज हम सब लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। टॉपिक्स कह लीजिए या फिर थीम्स बोल लीजिए। किस चीज़ के लिए आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यूपीएससी का जो सीएसएम मेंस है 2020 या फिर आपका जो यूपी पीसीएस का जो मेंस होने वाला है 2022 का, उसके लिए स्पेशली हम लोग, जैसा कि आपको पता है, हिंदी मीडियम के लिए हमारा ये प्रयास है। और हम लोगों की रिसर्च टीम ने ये पूरा का पूरा ये तैयार किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग GS1 का डिस्कस कर रहे हैं और जल्दी हम GS2 और GS3 का आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे टॉपिक क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो GS1 का रहेगा। GS1 में हम लोगों ने हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें कि 100 साल चौरी चौरा को, जैसा कि आपको पता है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी हो, गांधी जी का रोल हो या फिर असहयोग हो, इसको हमें चौरी चौरा को 100 साल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा लिंक करके हमें पढ़ना है। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आपको थोड़ा बहुत संक्षेप में ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखिए, दूसरा अगर हम लोग बात करें रामानुजाचार्य को हमें किस एंगल से पढ़ना है? हमें पढ़ना है भक्ति मूवमेंट के एंगल से। भक्ति मूवमेंट, भक्ति को भी प्लस थोड़ा सा हम अगर सूफ़ी से लिंक करेंगे, सूफ़ी के साथ, क्योंकि आपको पता है इसकी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति लगाई गई थी, तो हमें इसको सूफ़ी के साथ थोड़ा लिंक करके हमें इसको पढ़ना है। अल्लू सीताराम राजू जो ट्राइबल लीडर हैं, उनको हमें थोड़ा देखना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट मालाबार विद्रोह या फिर आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोपला विद्रोह 1921। इसको भी 100 साल होने को हैं, 100 साल हो चुके हैं, तो ये हमें मालाबार विद्रोह हमें देखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो आज़ादी का 75 साल आपको किस तरीके से, ये आपको न केवल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है कि 1947 में हमारी क्या स्थिति थी, किस चीज़ में हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी। हमारा इकोनॉमी में भी स्पेशली आपको आ जाना है एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी। एग्रीकल्चर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या कैसी स्थिति में थी, आज हम कहाँ हैं। 1947 से लेकर के आज 2022 तक ये पूरा जो दौर है, इस दौर को आपको इन सारे डायमेंशन से आपको कवर करना है। इसमें तीसरे डायमेंशन में बात करूँ तो पॉलिटिकल स्तर पर हम लोग कहाँ थे और आज हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। सोसाइटी में हमारा IMR क्या था उस समय, MMR क्या था, ये सारी चीज़ें, यानी कि पहले हम क्या थे और आज क्या हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर मैं दूसरे टॉपिक से बात करूं, कल्चर, आपको पता है हिस्ट्री का ही पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में आप सभी को पता है संगम योग जो संगम योग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संगम युग में आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, एक साहित्य और एक संस्कृति। एक आपको इसका लिटरेचर पढ़ना है और दूसरा आपको कल्चर पढ़ना है। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। देन इसके बाद काकतीय आर्किटेक्चर में आप लोग बात करें तो रंपापा मंदिर क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इसको दर्जा मिला हुआ है, हाल ही में मिला था, विगत वर्षों में इसको मिला है। और ये मंदिर उस तर्ज, इसका नाम जो है रंपापा, आप लोगों को पता होगा कि इसके जो आर्किटेक्चर है उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो आपको इस काकतीय आर्किटेक्चर को भी तैयार करना है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर, और मुग़ल आर्किटेक्चर में भी स्पेशली आपको टॉम पढ़ना है, जो मकबरा के साथ साथ मकबरे को आपको पढ़ लेना है। देन इसके बाद बात करें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको फ्रेंच, ब्रिटिश स्टाइल, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो थोड़ा पुर्तगाली, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर में आपको थोड़े पढ़ने हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, यानी कि स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो इनका योगदान देखना है आपको थोड़ा सा। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य आर्किटेक्चर का है। मौर्य आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है न्यू पार्लियामेंट हमारी तैयार हो रही है। न्यू पार्लियामेंट के अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो न्यू पार्लियामेंट की हमारी बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमारा अशोक स्तंभ है हमारा, तो अभी इस पर विवाद भी हुआ था, तो थोड़ा सा हमें उसको भी देख लेना है, आखिर उसका क्या महत्व है, किस तरीके से है, मौर्य आर्किटेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या है, वो थोड़ा सा आप लोग उससे बेसिक रूबरू हो जाएं। देन इसके बाद ये कुशीनगर एयरपोर्ट आपका चर्चा में रहा था। कुशीनगर एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि कुशीनगर जो है वो आपको पता है बुद्धिस्ट प्लेस है
और बुद्धिस्ट प्लेस को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप बुद्ध पढ़ रहे होंगे, जैन पढ़ रहे होंगे, बुद्ध धर्म जैन धर्म आप दोनों पढ़ रहे होंगे, तो इनका लिंकेज बौद्ध और जैन का ये आप पढ़ेंगे। तो इसके साथ आप ये जो प्लेसेस हैं, इनके जो स्थान हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग देखें। ये आपके मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा उनके लिए मैप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लें। अब देन अगर इसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन से हम लोग बात करें तो भारतीय जनसंख्या और डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको पता है बेशक 2023 तक अभी एक रिपोर्ट थी UNFPA, अभी रिपोर्ट आई कि 2023 तक हम चाइना को सरपास कर जाएंगे पॉपुलेशन में। और मोदी जी ने जैसा कि अमृतकाल का जो हमारा चरण है 2047 में उन्होंने बताया कि हमारा पीक होगा ये पॉपुलेशन का। तो आपको ये तैयार कर लेना है कि किस तरीके से ये दुधारी तलवार है, इसके क्या हम इसका कैसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आखिर स्किल्स की क्या कमी है, इस तरीके से आपको ये तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो हम ज्योग्राफी में ही हमारा चक्रवात, साइक्लोन, विनाश, राहत, यानी कि साइक्लोन को आपको देख लेना है, टाइप्स देख लेने हैं इसके, टाइप्स के अलावा आपको इसके कारण देख लेने, कारण के अलावा इसको प्रभाव देख लेने हैं, इसके प्रभाव कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, इसके राहत कार्यों में आपको देख लेना है क्या करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको तैयार कर लेनी है। रेयर अर्थ मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेयर अर्थ मिनरल्स में जैसा कि आपको पता है चाइना के पास सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वियतनाम के पास हैं, हालांकि इंडिया के पास भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स का महत्व आपको देखना है, महत्व क्या है इसका, लोग देश इसके बारे में क्या कर रहे हैं, एक्शन, देशों के एक्शंस क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। नेक्स्ट मॉनसून और LPA और सैरी बाढ़, यानी कि मॉनसून को आपको सैरी बाढ़ के कारण क्या क्या हैं ये आपको देखना है, कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों का लिंकेज करते हुए आपको ये देखना है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए वही IMD और अर्बन फ्लड। IMD का अर्बन फ्लड और हीट वेव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीट वेव में बात करें तो अर्बन फ्लड हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। नेक्स्ट जो हीट वेव है, हीट वेव में हम लोग बात करें तो वही हमें किस तरीके से पढ़ना है, इसका कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमारी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हीट वेव का कैसे कारण था, उसके क्या प्रभाव थे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रभाव में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको प्रभाव देखने हैं और आपके कुछ सॉल्यूशंस, इस तरीके से आपको हीट वेव को तैयार करना है बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज। आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, बहुत आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। लेकिन क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम किस तरीके से तैयार करें, इसके न जाने कितने हज़ारों डायमेंशन है, लेकिन फिर भी हमें इसको ओवरऑल होलिस्टिक व्यू से इसको कवर करने का प्रयास करना है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का अगर हम लोग बात करें तो ज्वालामुखी जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो सिस्टम, वॉल्केनो का इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव हो रहा है ज्वालामुखी का, ये हमें थोड़ा देखना है। UPSC में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि किस तरीके से कहाँ वॉल्केनो मतलब इरप्ट हुए थे और क्या हुआ था। ये आपको मैप थोड़ा सा तैयार कर लेना है कि कहाँ मैप पर ये जो आपकी बेल्ट है उस बेल्ट को आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपको वॉल्केनो आपको तैयार कर लेना है क्योंकि वॉल्केनो में भी स्पेशली इफेक्ट। देन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्कटिक और अंटार्कटिका पॉलिसी, आर्कटिक एक्ट एंड अंटार्कटिका पॉलिसी, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है दोनों की दोनों, क्योंकि इसमें सारे देश इन्वॉल्व हैं, सारे देशों के स्टेक इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल लेवल पर सारे कंट्रीज इसमें योगदान ले रहे हैं, यानी कि अपने हित उसमें देख रहे हैं। और ऐसे में फिर भारत किधर खड़ा है, भारत के हित क्या क्या हैं, तो ये आपको तैयार करना है भारत के एंगल से कि आखिर भारत क्या कर रहा है, भारत की क्या तैयारी है। देन इसके बाद अगर हम लोग आते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में से, सोसाइटी में हमें क्या क्या देखना है। सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें तो देखिए बढ़ती आत्महत्या, यानी कि सुसाइड, सोसाइटी में सुसाइड में भी स्पेशली, वैसे तो महिलाएं, छात्र, मजदूर, किसान, हर जगह पे सुसाइड है, लेकिन स्पेशली अभी लेटेस्ट अगर आप लोग देखें तो एक मजदूरों का डाटा आया है। मजदूरों के एंगल से आपको बहुत अच्छे से ये तैयार करना है, ये और ये इनके एंगल से आप करें या ना करें, लेकिन ये मजदूरों के एंगल से आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें, ऐसा मेरा मानना है। देन इसके बाद सोसाइटी पर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट, तकनीक का इम्पैक्ट अगर हम लोग बात करें तो तकनीक के इम्पैक्ट में आप लोग अगर देखते हैं कि किस तरीके से तकनीक में अगर हम लोग बात करें तो देखिए गिग इकोनॉमी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो तमाम तरह की आपको टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव
और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है एक ओवरऑल व्यू से। देन इसके बाद देखिए इस टॉपिक को हम वहाँ ऊपर भी कवर कर चुके हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड 2023 तक चीन से आगे और 2047 तक चरम। किस तरीके से, वही UNFPA का एक रिपोर्ट, और उसने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम 2023 तक चाइना को सरपास कर जाएंगे और 2047 तक हम लोगों का ये पीक जो है वो डिक्लाइन की तरफ, क्योंकि देखिए इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो हमारा 47 होगा, 2047 अभी हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से है, तो अभी हम लोग यहाँ हैं तो 2047 तक हम यहाँ होंगे, यानी कि ये 2047 होगा, और उसके बाद फिर हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगी। तो वो हमें इस तरीके से हमें थोड़ा कवर करना है कि हम इसका अपनी डेमोग्राफी का हम किस तरीके से फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, आखिर उनकी स्किल्स की क्या प्रॉब्लम है, ये हमें थोड़ा देखना है। आखिर ये दुधारी तलवार कैसे है, यानी कि अगर मैं कहूँ इसको दुधारी तलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार कर लेना है। देन नेक्स्ट, सरोगेसी, एबॉर्शन और महिलाओं के राइट्स। स्पेशली आप अगर इसमें बात करें तो देखिए सरोगेसी अभी चर्चाओं में, अबॉर्शन राइट महिलाओं की चर्चाओं में, USA वगैरह विदेशों में भी ये राइट्स अभी चर्चाओं में थे। तो ये महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार करना है, महिलाओं के अधिकार, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो महामारी का असर महिलाओं पर, डेयरी सेक्टर पर, बच्चों पर और रूरल इकोनॉमी पर। तो जो आपको पता है कि कोविड था, कोविड ने सारे सेक्टर्स को प्रभावित किया, स्पेशली महिलाओं को, डेयरी सेक्टर को, बच्चों को, रूरल इकोनॉमी को। तो आपको इसके डायमेंशन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित किया और रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से इसने प्रभावित किया। ये 2 डायमेंशन आपको कवर करने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप डेयरी सेक्टर और बच्चों पर भी इसके इम्पैक्ट थोड़े से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं प्यासे शहर और वाटर क्राइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जल संकट। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, इसका सार है जल संकट। और जल संकट में अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नीति आयोग की जो एक रिपोर्ट है, आप लोगों ने, सारे लोगों ने पढ़ी होगी, कि नीति आयोग ने बताया है कि किस तरीके से 2030 तक इंडिया में जो वाटर डिमांड है वो 2 गुनी हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है जबकि वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ही है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि क्या जल संकट के कारण हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, और आपकी तरफ से आपके सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा पका हुआ माल तैयार रखिए। आपको ये निबंध में, आपको ये GS के इस सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा, तो आपको ये पूरा का पूरा उठा करके अपना पका हुआ माल वहाँ परोस देना है। तो क्योंकि यही होता है मेंस में, क्योंकि मेंस में अगर आप लोग ये सारी चीज़ें वहाँ बनाने लगोगे तो थोड़ा दिक्कत है। तो आप पहले से इन सारी चीज़ों को कवर करके रखिए, तैयार करके रखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयार की भी होंगी। तो नेक्स्ट, महिला बाल विकास से बढ़ता देश और जेंडर जस्टिस। अभी देखिए महिला बाल विकास से बढ़ता हुआ देश और जेंडर जस्टिस के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए इसमें हमें देखना है कि आखिर क्या क्या इश्यूज़ हैं महिलाओं के। इश्यूज़ में अगर हम बात करें तो देखिए पॉलिटिकल स्तर पर क्या इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक स्तर पर उनकी श्रम में भागीदारी बहुत कम है। पॉलिटिकल स्तर पर आप लोग देखिए कि हमारी कितनी महिला पॉलिटिकल में भागीदारी कर रही हैं। जुडिशरी के स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए आज भी हम एक भी महिला CGI नहीं दे पाए। तो ये तमाम सारे इश्यूज़ हैं। तो हम जेंडर जस्टिस को हम किस तरीके से हम सिक्योर कर पाएंगे, या जेंडर जस्टिस हम किस तरीके से महिलाओं को डिलीवर कर पाएंगे, थोड़ा आपको ब्रॉड डायमेंशन से उसको तैयार कर लेना है। ब्रॉड डायमेंशन से आप तैयार नहीं कर पाए तो एक जर्नल डायमेंशन से आप उसको कवर करने का प्रयास कीजिए और ब्रॉड डायमेंशन से आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं देखिए सोशल मीडिया और मीडिया का बदलता रवैया, बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की बीमारी, ड्रग्स और नशे की चपेट में युवा। देखिए यहाँ तक एक टॉपिक है कि सोशल मीडिया और मीडिया का बदलता रवैया। अब देखिए किस तरीके से मीडिया बदल रहा है, यानी कि ये भी दुधारी तलवार है, आपको तैयार करना है कि दुधारी तलवार किस तरीके से आज मीडिया किस तरीके से इसने एक तरफ पॉजिटिव तरीके से काम किया है तो आज ये फिर किस तरीके से दूसरी तरफ नेगेटिव काम कर रहा है। पॉजिटिव में कैसे किस तरीके से सशक्तिकरण किया है इसने, महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, पुरुषों का सशक्तिकरण किया है, समाज का सशक्तिकरण किया है, और नेगेटिव किस तरीके से आप इसका देखिए किस तरीके से हेट स्पीच, पॉर्न, न्यूडिटी, तमाम तरह की चीज़ें, महिलाओं के इश्यूज़, राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारी चीज़ें आप इसको तैयार कर लीजिए कि क्या क्या इश्यूज़ इसमें आ रखे हैं, तो आप इसको कर लेंगे। देन इसके बाद बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की बीमारी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और या सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ चस्का युवाओं में, तो ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक हैं, तो इनका लिंकेज आपको क्रिएट करना है। ये तीनों का, इन तीनों का लिंकेज आपको देखना है। ड्रग्स और नशे की चपेट में युवा किस तरीके से है, ये आपको ये सोशल इशू का टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि आखिर इसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है और आपके सॉल्यूशंस क्या हैं।
मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपको ये स्पेशली इन 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। उसके कारण, प्रभाव, सरकारी प्रयास और समाधान। तो आप सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो भूख और कुपोषण और गरीबी, इनका आपस में लिंकेज। ये सिंपल टॉपिक हैं लेकिन इनका कहीं ना कहीं लिंकेज आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ये मतलब भारत की ग्रोथ को रोक रहे हैं आखिर इनके। तो आपको तभी ये सारी चीज़ें पता होंगी जब आप इनके ये वाली चीज़ें आप इनकी जान पाएंगे कि आखिर इनके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, गवर्नमेंट सॉल्यूशंस क्या क्या इसके लिए हम लोग ले सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, और आखिर में ये एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे हैं, यानी कि इनका आखिर में एक दूसरे से इंटर रिलेशन क्या है। तो आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं तो सुवेद वर्गों का सशक्तिकरण। सुवेद वर्गों में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को देखिए SC/STs हैं, महिलाएं, दिव्यांग हैं, और आप लोग बताइए कुछ आपको आ रहा हो तो चाइल्ड हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो आपको इनका सशक्तिकरण किस तरीके से, आपको इनका पता होना चाहिए कि सरकार ने आखिर इनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, क्या इश्यूज़ हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सुवेद वर्गों का जो एम्पावरमेंट है उसके लिए सरकार किस तरीके से प्रयासरत है वो आप इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गिरता शिशु लिंग अनुपात और जेंडर जस्टिस। देखिए जेंडर जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हमने महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा। महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो गिरता सेक्स रेशियो है उससे भी कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिंक होता है। तो ये आपको तैयार करना है कि आखिर इसके वही देखिए फिर इसका लिंकेज वही आता है, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं और किस तरीके से इससे जेंडर जस्टिस प्रभावित हो रहा है। इसका जो इन दोनों का आपस में लिंकेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसको थोड़ा सा तैयार करिए। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए एक टॉपिक है वृद्धजन हमारी जीवन धरोहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वृद्धजनों का अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसको आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि आखिर इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है वृद्धजनों का। ये टॉपिक आपके GS 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कारगर सिद्ध हो सकता है। इसका महत्व क्या क्या है, आखिर ये किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सरकार इनके लिए क्या प्रयास कर रही है, आप क्या सुझाव देंगे। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आप GS 1 के लगभग 70 से 80% आपको क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से मिलने की उम्मीद है। तो बहुत हद तक आप अगर इस चीज़ को आप कवर कर लेंगे तो आपका पेपर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको GS 2 के साथ। तो आप लोग बताइए कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।